हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपिड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। तो आप सभी जानते हैं कि एटीसी का रिक्रूटमेंट निकला है और उसके फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो रही है सून। ओके, सो एटीसी जेई की अराउंड 400 समथिंग पोस्ट हैं, जो एक काफ़ी अच्छा नंबर है। ठीक है, एक अच्छी जॉब है और आप लोगों को उसके लिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके, अब आप बात करेंगे अगर प्रिपरेशन की, तो जो सिलेबस है, ठीक है, वो बड़े ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। और अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो सिलेबस के अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आप सभी को पता है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस और जीएस के 10 क्वेश्चंस। ये पैटर्न को फॉलो किया जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, इस पेपर के अंदर। ओके, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है और फिजिक्स वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बात करूँगा। ओके, तो देखो, मैथमेटिक्स का टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे जो एंटायरली बेस्ड होंगे 11th क्लास और 12th क्लास के स्टैंडर्ड पे। ठीक है, पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, 2018 से पहले के जो पेपर होते थे उसमें वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछते थे, बट 2020-21 के बाद से वो केवल 12th क्लास स्टैंडर्ड, 11th क्लास स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है, वही उनका नया सिलेबस है। ओके, सो अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना है। और अभी जो लेटेस्ट उन्होंने अपडेट दिया है सिलेबस में, उसमें मेंशन्ड है कि 12th क्लास स्टैंडर्ड तक का फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। अब 12th क्लास स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं कि कौन कौन से मेजर चैप्टर्स हैं और उनके अंदर रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ओके, सो जैसे हम कैलकुलस की बात करेंगे तो कैलकुलस काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है 30 क्वेश्चंस के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कैलकुलस से मिलेंगे। ओके, कैलकुलस के अंदर आपको जो ज़्यादा टोटल टॉपिक्स हैं, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ प्लेन रीजन, ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम और मोनोटोनिसिटी। साथ में क्या है? मोनोटोनिसिटी, टू डिसाइड द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ए फंक्शन। ये मेन सिलेबस होता है आपका कैलकुलस के अंदर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको डेफिनेटली करना ही चाहिए, जिसको आप स्किप ना करें, वो है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के अंदर बेसिक्स, फंक्शन का डोमेन कंप्यूट करना, रेंज कंप्यूट करना, कंपोजिशन करना, ठीक है, इनवर्स फंक्शन लिखना, ये सारी एक्टिविटीज। उसके बाद आपका लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, लिमिट से क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशिएशन से 3 से 4 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले और अलग अलग मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंटीग्रेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ प्लेन रीजन से आएगा। बाकी जो टेंजेंट नॉर्मल हुआ, रोल्स थ्योरम हुआ, मीन वैल्यू थ्योरम हुआ, यहां से क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं ज्यादा, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है, तो आपको प्रिपेयर तो ये सारे करने हैं। इसमें ज्यादा फोकस इन रेड कलर्ड जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आपको करना है। तो कैलकुलस से आपके कई सारे क्वेश्चंस वहां पे एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स को एक बार पूरा पढ़ लो बेसिक से। ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम उसको कैसे सोल्व करते हैं सिस्टम को, ये आपको प्रिपेयर करना है। इनवर्स, एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर नहीं करना, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो आप स्किप करो उसको, केवल ये टॉपिक आपको मैट्रिक्स के अंदर से करने हैं। ओके, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा है, तो वेक्टर अलजेब्रा पूरा करना है। वेक्टर अलजेब्रा से 4 to 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं और इसमें अलग अलग वेक्टर अलजेब्रा के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे उनका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ये सारी एक्टिविटी आपको एक बार रिवाइज करनी है। ओके, उसके बाद आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3D ज्योमेट्री। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक लाइन होती है और एक प्लेन होता है। सो आपको लाइन और प्लेन दोनों चीज़ें करनी है 3D ज्योमेट्री के अंदर। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को पूरा पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी के सिंपल क्वेश्चंस आपको आएंगे, बेस थ्योरम भी आ सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ सकती है। ओके, सो 12th क्लास स्टैंडर्ड और 11th क्लास स्टैंडर्ड में जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स आपको मिलते हैं
दोनों को ध्यान से पढ़ के सारी प्रॉब्लम सोल्व करनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी से करने होंगे ताकि एग्जाम में आप समझ पाओ कि इस प्रॉब्लम के अंदर क्या यूज करना है, ठीक है। उसके बाद रैंडम वेरिएबल अगला चैप्टर आता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो इसमें रैंडम वेरिएबल के अंदर रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, पीएमएफ क्या होता है, ये पढ़ना है। और साथ में रैंडम वेरिएबल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से श्योरली क्वेश्चन आने के चांस है। ओके, सो ये हमारा सिलेबस हुआ। उसके बाद अगला जो पार्ट है इसमें टिग्नोमेट्री का, तो टिग्नोमेट्री आपको करना है कंप्लीट। उसमें टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करना आपको आना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x = sin अल्फा, cos x = cos अल्फा, tan x = tan अल्फा, इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना आना चाहिए, राइट। उसके अलावा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी याद करनी है, ठीक है, और उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आप 10th क्लास की भी हेल्प ले सकते हो, 10th में भी टिग्नोमेट्री होता है और वहां पे बहुत सारी आइडेंटिटीज हमारे पास होती है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 10th के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो टिग्नोमेट्री के लिए और 11th के भी लगाने हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी से आ सकता है, तो एक बार में सेट थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट आपको रिवाइज करने हैं। उसके अलावा रिलेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो रिलेशन आपको जरूर करना है, स्किप नहीं करना। और रिलेशन के अंदर मेनली टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है, आपका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है रिलेशन के अंदर, राइट। एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे 12th क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ लो, काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और हम डिटेल में जैसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अगर वहां पे उन्होंने पढ़ लिया तो डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें अभी तक ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। एडीसी जेई के एग्जाम में इससे क्वेश्चन अभी आए नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, ऑर्डर कंप्यूट करना, डिग्री कंप्यूट करना, लीनियरिटी चेक करना और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें लीनियर फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, बर्नौली इक्वेशन, ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करनी है। इसके लिए 12th की एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे लगा सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, ओके। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसमें एक तो एरिया निकालना आना चाहिए आपको डेफिनेटली, ठीक है। कोई ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टिसेस दे रखे होंगे, उसका एरिया निकालने के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। उसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन आपको डिफरेंट फॉर्म में आना चाहिए लिखना। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पैराबोला का बेसिक कंसेप्ट, उसके अलावा एलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, सर्किल, ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, ओके, ताकि बेसिक आइडिया रहे, मतलब आपको इनका बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसको पहले वाले पार्ट को फॉलो कर लिया तो मान के चलो कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा, 20 तक तो डेफिनेटली यहीं से आ जाएंगे, 20+ क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, राइट। उसके अलावा जो दूसरे टॉपिक मैंने बताए हैं वहां से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो आपके टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इवन यहां से 20 से ज्यादा ही आ जाएंगे इससे, तो आप मान के चलो, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चों फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर भी 30 क्वेश्चन आएंगे जो मैथ के साथ ही आते हैं। इसमें देखो 12th क्लास की फिजिक्स होती है और 11th क्लास की फिजिक्स होती है, तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो 12th क्लास की फिजिक्स से आता है, ठीक है। जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा कैपेसिटेंस आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में डिटेल में पढ़ना है फिर, ठीक है ना। और उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इसमें इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मेरे को लिखना था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे नोट करना है साथ में, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स लॉ और अलग अलग फॉर्म में आपको निकालना, यहाँ पे नोट कर लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सब यहाँ सभी सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सारा आपको सेक्शन कंप्लीट करना है फिजिक्स की 12th स्टैंडर्ड की बुक से, ओके, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से। ऑप्टिक्स जो +1 में शिफ्ट कर दी है कुछ, तो ऑप्टिक्स के दोनों पार्ट पढ़ने हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं, ओके, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, यहां पे सभी का कंट्रीब्यूशन सेम सा रहता है। न्यूक्लियर फिजिक्स से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, स्पेशली रेडियो एक्टिविटी से।
उसके अलावा सेमीकंडक्टर फिजिक्स से क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन मिलेंगे, और ये जितने भी सेक्शन है इनमें किसी को स्किप नहीं करना। और इसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स हुआ और मैकेनिक्स हुआ, तो थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कम आते हैं अभी रिसेंटली के एग्जाम में देखें। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये सारा सिलेबस कर लिया है और उसके बाद टाइम है और वो चाहता है 100% श्योरिटी की, कोई कहीं से भी प्रोबेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहता क्वेश्चन सोल्व करने की, तो उसको ये भी करना चाहिए डिटेल में, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट भी एक बार पढ़ने चाहिए, राइट। ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस हो गया, राइट। उसके अलावा ये चैप्टर और है इसके अंदर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सरेज, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, और एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। तो ये दोनों जो फिजिक्स के और मैथ के मैंने सिलेबस आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करे हैं, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे और इस एग्जाम की तैयारी करोगे, डेफिनेटली 60 में से 55 प्लस तो आप आराम से करके आओगे, ठीक है ना। और 95 100 की रेंज में आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। जनरल कैटेगरी में आप मान के चलो कि 100 प्लस आपको करने हैं, ठीक है, सोल्व क्वेश्चंस, तो 120 क्वेश्चंस आएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हो मान लिया, तो 110 तक तो आराम से जा सकते हो आप, ठीक है। इतना टारगेट करके चलो कि 110 तक आराम से हो जाए। तो ये सिलेबस ही आपको यहाँ से मान के चलो 55 प्लस क्वेश्चन आपको लेके आने हैं 60 में से, ठीक है ना। और जो आपका नॉन टेक वाला दूसरा पार्ट है, वहाँ से भी आपको उतने क्वेश्चन स्कोर करने हैं। तो एक अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एप्टीट्यूड से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या पढ़ना है, रीजनिंग से क्या करना है, इंग्लिश को कैसे करना है, जीएस को कैसे करना है। ओके, आई होप you got this information useful for you. Thank you. All the best.